एक लेवल ऊपर जा रहे हैं अब हम इलस्ट्रेशन 7 पे, जिसमें पूरी मशीनरी नहीं बिकती है, उसका कुछ पार्ट बिकता है और लॉस का भी केस है। तो ये दो चीजें एक ही साथ हो रही हैं और ये आपके एसएलएम का जो एकदम हाई टच करेगा। केसेस यही रहते हैं, बस एसएलएम डब्ल्यूडीवी में कुछ नहीं है, रेट का फर्क रहता है। और इलस्ट्रेशन 7 शुरू करने जा रहे हैं हम। इलस्ट्रेशन 7 स्टोरी लाइन लिख लेते हैं। 1 अप्रैल 2010 को हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, तो इसको P1 ले लेते हैं। M1 P1 कुछ भी ले लीजिए अपने हिसाब से। प्लांट लिखा है तो मैंने लिख दिया है 2 लाख। फिर न्यू मशीनरी, जब प्लांट लेते हैं तो उसको ग्रुप ऑफ मशीनरी ही बोला जाता है, तो अभी अलग से बोल रहा है नई मशीनरी खरीदी है, तो मैं इसको भी P से ही डिनोट कर रही हूँ जस्ट फॉर द ईज। ये हो रहा है हमारा 1 जनवरी 2011 को P2 एट द रेट ऑफ 10,000 एंड फॉर 20,000 ऑन। ओके, फिर 1 अक्टूबर 2011 P3 एट द रेट ऑफ 20,000 ऑन 1 जुलाई 2012 एक मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू हैड बीन 30,000 ऑन 1 अप्रैल 2008। मतलब ये जो हमने खरीदा है ना 2 लाख, इसमें से हमने एक 30,000 वाला पार्ट भी खरीदा था, जो कि हमने इस तारीख को 16,000 में बेच दिया। तो पार्ट ऑफ P1 वर्थ 30,000 या कॉस्टिंग या वर्थ 30,000 इन द बिगिनिंग, मतलब ऑन 1 अप्रैल 2010 ये सोल्ड हुआ है फॉर 16,000। ठीक है, खत्म। बस अब आपको क्या करना है, डेप्शन हैड बीन चार्ज 10%, एसएलएम मेथड 31 मार्च। ये कुछ चीजें हैं जो लिख लीजिए। एसएलएम मेथड, डेप्रिसिएशन 10%, 31 मार्च। ठीक है, और ये क्लोज हो रहा है। इसके बाद हमें बनाना क्या है, शो द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 टू 31 मार्च 2013। 3 साल का 10 11 10 11 11 12 12 13 3 साल का बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये जगह वर्किंग नोट के लिए हम छोड़ रहे हैं। लेट्स कम टू दिस। सो बनाते हैं। अब बुक का कोई वो नहीं है, इसको रख दीजिए आप। लेट्स मेक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट, डेबिट, डेट, वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट का कॉलम, फिर डेट आगे एंड देन दिस। Let's begin. 1 April 2010. Let's start. So this is 2010, April 1 to bank account P1। ये खरीदा हमने 2 लाख का। पूरे साल कुछ नहीं हुआ। हाँ जी, हुआ है 2011 31 मार्च को खत्म होगा और ये 1 जनवरी 2011 आ चुका है। तो 2011 जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट। एक और प्लांट, ऐसे मशीनरी है बट मैं इसको प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट ही मान रही हूँ, इसलिए P से डिनोट कर रही हूँ। ये खरीदा हमने 10,000 का। अब साल अंत हो रहा है 31 मार्च और उस तारीख तक हमने कुछ बेचा वगैरह नहीं है, तो मार्च 31 में जाके डेप्रिसिएशन लगा दीजिए दोनों पर, P1 P2। P1 पे पूरे साल का, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है पूरा साल, तो 2 लाख पे 10%। इसको करने की जरूरत नहीं है, 10% मतलब लास्ट का 0 हटा दो बस। और ये जो P2 है 10,000 का, इस पर 10% लग रहा है, लेकिन टाइम पीरियड का फर्क रह जाता है। 1 जनवरी से 31 मार्च 2011, 1 जनवरी 2011 31 मार्च 2011, 3 महीने का पीरियड है। तो 10,000 का 10% हो जाता है 1,000 रुपये और 3 महीने का हो जाता है यानी 1/4 250 रुपये। आप चाहें तो इसका वर्किंग नोट बनाएं, लेकिन अब ये बेसिक कैलकुलेशंस के लिए वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आता है मार्च 31 बाय बैलेंस CD P1 P2। 2 लाख में से 20,000 गया, 1,80,000 और 10,000 में से गया 9,750, तो 1,89,000
750. Let's close it. Let's open it. 2011 April 1st, same thing you have to write here. Balance BD P1 P2 1,80,000 9,750. नाउ दिस ईयर 2011 से लेके 2012 31 मार्च तक ये देखिए ये हुआ है, एक और बाइंग हुई है। तो आप आ जाइए अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट, दिस इज P3 20,000 की। अब 31 मार्च 2012 तक और कुछ नहीं हुआ है, तो आप सीधा साल के अंत में जाइए और डेप्रिसिएशन लगाइए एज यूजुअल। P1 पे भी, P2 पे भी और P3 पे भी। कितना P1 पे? पूरे साल का 20,000, क्योंकि 2 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट है। P2 जो ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 है, पूरे साल का 1,000। लेकिन P3 जो है ना वो सिर्फ केवल 6 महीने के लिए, तो 20,000 पे 10% होता है, 10% रेट है। 20,000 पे 10% 2,000 होता है पूरे साल का, और मुझे चाहिए सर 6 महीने का, यानी 2,000 अगर साल का है तो 6 महीने का हो गया 1,000। आप चाहें तो ये जो कैलकुलेशन है इन सबके वर्किंग नोट्स आप दिखा सकते हैं। तो ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन। एक लाख 60, 8,750 और ये हो गया 19,000। मतलब ये जो अब तक की बुक वैल्यूज हैं आई हैं 1 अप्रैल से लेके, उनमें से अब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 60। 9,750 में 1,000 P2 पे गया, 8,750। 20,000 की खरीदी, 1,000 रुपये तक का डेप्रिसिएशन लगा, तो 19,000 की रह गई है हमारी मशीनरी। ये हो गया 9, 17, 8। That's it. Let's open it. ये अब हमारा आखिरी साल है जिसमें बेच भी रहे हैं हम। अब तक की बुक वैल्यू डेप्रिशिएट होने के बाद अब तक आज की तारीख ना, ये तो सेम ही होती है ये दोनों चीज़ें। अब हम करेंगे आगे की स्टोरी लाइन। तो देखिए ये तीनों डील हो चुकी हैं, बची सिर्फ ये। अब 1/7 यानी 1 जुलाई जो कि आने वाला है इसी साल आएगा 1 जुलाई। तो हमें देखना है उस दिन क्या बिक रहा है। एक टुकड़ा P1 का एक टुकड़ा 30,000 वाला, यानी जो शुरू में 2 लाख थे उसमें से 30,000 वाला टुकड़ा आज की तारीख में 16,000 का बिक रहा है। तो आपको सबसे पहले आज तक की बुक वैल्यूज की चाहिए जिसमें डेप्रिसिएशन भी लगेगा, क्योंकि ये बिक रहा है एक साथ को, और हमारा डेप्रिसिएशन तीनों ही प्लांट्स पर, मशीनरीज पे आज 1 अप्रैल तक का लगा है। तो 1 जुलाई तक का डेप्रिसिएशन इस पर भी लगेगा 30,000 वाली पे। ठीक है, 30,000 वाली पे 1 जुलाई तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, समझिए। अब हम वर्किंग नोट्स में इसको लिख सकते हैं। मैं आपको बताने जा रही हूं पहले डेप्रिसिएशन, ठीक है, ऑन पार्ट ऑफ P1 कॉस्टिंग 30,000 टिल 1 जुलाई 2012। तो बेटा देखिए, बुक वैल्यू ऑफ पार्ट ऑफ P1 एज ऑन 1 अप्रैल 2010 थी 30,000 रुपये। ठीक है, इस पे डेप्रिसिएशन हुआ, डेप्रिसिएशन फॉर 2010-11 एट द रेट ऑफ 10% लगा होगा इस पे 3,000 इस पर खाली। मतलब ये जो हम 2 लाख पे डेप्रिसिएशन लगा रहे थे पूरे साल का 20,000, इसमें से 30,000 वाली पे 3,000 डेप्रिसिएशन लग रहा था साल का। तो ये रह गई होगी 27,000 की एज ऑन
जब तक का डेप्शन लग गया उसके बाद 1 अप्रैल 2011, ये जो हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है ना P1 का 1,80,000, इसमें से 27,000 वाला ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने एक हिस्से का अलग से देख रहे हैं शुरुआत से उसके साथ क्या क्या हो रहा था। खरीदा गया होगा 30,000 का, 10% ऑप्शन लगा होगा, क्लोजिंग बैलेंस बचा होगा इसे 81 में से 27,000 वाला ये, और यही हमने यहाँ लिख दिया। तो ये सब कहानी जो बिकता है ना पार्ट उसकी होती है स्टार्टिंग से, अगर वो पार्ट वाला क्वेश्चन है। लेस डेप्रिसिएशन फॉर नेक्स्ट ईयर 2011-12 एट द रेट ऑफ 10%, मतलब ये कांस्टेंट ही है। तो फिर से बच गई 24,000 की। कब? 1 अप्रैल 2012, ये जो आज की तारीख आई है। ये है बुक वैल्यू ऑफ दिस पार्ट ऑफ P1 एज ऑन। अब मुझे बेच रहे हैं हम एक साथ को, तो वहां तक की बुक वैल्यू चाहिए। तो बुक वैल्यू हमें चाहिए इस पार्ट की एज ऑन 1/7/2017-12। तो कितना हो गया? 1 अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, तो जुलाई का फर्स्ट है, तो 3 महीने का। यानी अब जो डेप्रिसिएशन हमें इस पे लगाना है, डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स, तो 10% तो पूरे साल का कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 3,000, तो पूरे साल का है। और 6 महीने का कितना? 3 महीने का हो जाएगा 1/4, यानी 750 रुपये। लगाइए, बचेगा 23,250, जिसको हमने बेच दिया 16,000 में आज ही की तारीख। तो बचा हमारा, दिस इज द कोर्स लॉस। भाई देखो, इतने की चीज इतने में बेच दी, तो लॉस ऑन सेल ऑफ पार्ट ऑफ P1। ठीक है, अब करेंगे ये रिकॉर्ड। तो देखिए, जब भी कोई चीज बिकती है, जिस तारीख को बिक रही है, P1 का एक हिस्सा है जो बिक रहा है 1 जुलाई को, तो आपको तब तक का डेप्शन लगाना पड़ेगा। आ जाइए, 2012 जुलाई 1 बाय डेप्रिसिएशन, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1। कितना डेप्रिसिएशन भाई? यहां से यहां तक का, मतलब 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का देख लीजिए। अप्रैल तक तो इतना वैल्यू था, अब ये जो डेप्शन लगा है 3 महीने का 750 रुपये, तो लगाइए यहाँ पे। और उसके बाद बिक गई तो मशीनरी क्रेडिट हो गई, पैसा आया 16,000 रुपये। जो पैसा आना चाहिए था उसमें से कम आया, तो बाकी हो गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये है लॉस ऑन सेल। नरेशन है छोटा सा, डाल सकते हैं यहाँ पे। ये सब एक ही तारीख को हो रहा है। कितने का लॉस हुआ हमें? 7,250। अब खत्म, ये पार्ट इसका खत्म। अब हम आते हैं साल के अंत में, 2013 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। P1 क्यों लिख रही हूं मैं? P1 सारा थोड़ी बिका है, सिर्फ पार्ट ही तो बिका है उसका। तो P1 का जो पार्ट बच गया भाई, 2 लाख में से 30,000 वाली चली गई, तो कितने की बची? 1,70,000 की। 1,70,000 में पूरे साल का 10% 17,000। और P2 जो है हमारी, वो है 10,000 वाली, तो उसका साल भर का डेप्शन ये है। P3 जो है हमारी 20,000 वाली, साल भर का डेप्रिसिएशन ये रहा। ठीक है, अब बचेगा क्या? इसका बैलेंस। और ये सब में वर्किंग नोट डालिए। ये वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, इसका बैलेंस बचाना है, तो ये हो जाएगा मार्च 31 बाय बैलेंस CD P1 P2 P3। P1 का कितना बचा? अब 1,60 वाली थी ना, 1,60 की बची हुई थी, लेकिन जब हम अब पार्ट बेच देते हैं तो 1,60 वाली, आज की डेट में 1,60 वाली में से आज की डेट तक की 24,000 हटा दो, तो कितनी बची?
1,36,000, उसमें से 17,000 डेप्शन गया तो बचा 1,19,000। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि सीधा ओरिजिनल वैल्यू लीजिए 2 लाख वाली, इसमें से 30 तो हटा ही दीजिए बिल्कुल, और 1,70,000 वाली का उसको माइनस करते करते उसका हर साल का डेप्रिसिएशन, 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का, ये रहा। तो 17,000 कितना हो गया? 2 लाख में 1,70,000 में से 17 34 गए, तो ये हो गया आपका 136, तब भी आ जाएगा 136, और उसमें से फिर तीसरे साल का भी हटा दो तो 119 बचेगा। ठीक है, इसके लिए चाहो तो एक वर्किंग नोट ले लो, वर्किंग नोट नंबर 2, और ये है वर्किंग नोट नंबर 2। बुक वैल्यू ऑफ रिमेनिंग पार्ट of P1 as on 1 अप्रैल 2012, वो थी ये जो है 12 के शुरू में। इसके अंदर जो रिमेनिंग पार्ट है P1 का, उसकी बुक वैल्यू कितनी है? तो उसकी बुक वैल्यू है भाई 1,60,000 तो पूरे की है ना? ये है टोटल की। इसमें से ये जो पार्ट है इसकी बुक वैल्यू हटा दो, प्लस बुक वैल्यू ऑफ पार्ट 24,000, तो कितनी बची? 1,36,000। अब इसमें से हम फर्दर डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे फॉर 2012-13 विच इज 17,000, तो बचा 1,19,000। अब आते हैं P2 पे। मतलब अप्रैल 1 में 8,750, और उसमें से ओपनिंग ईयर में 8,750, इसमें साल भर का डेप्शन 1,000 रुपये गया, बचा 7,750, और P3 19,000, उसमें से 2 गए, बचे 17,000। तो ये हो गया आपका 7 14 और 9 हो गया 23, 2 कैरी, 4 1। ओके, लेट्स चेक इफ इट्स टोटल इज सेम। इसका टोटल आना चाहिए 8 24 और 44, यस 187,750, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों साइड्स का 187,750, और इसका भी टोटल 187,750 आएगा टोटल साइड। और अब इसका ओपनिंग अगले साल 2013 अप्रैल 1, ये तीनों चीज़ें लिख दें, जो कि मैं लिख ही देती हूँ पीछे वाले पेज पे ही। ये हो गया आपका 2013 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD P1 P2 P3। अब ये जो P1 है ना, इसमें पार्ट तो बिक चुका है, और जो हमारी वैल्यू बची वो है 1,19,000 7,750 और 17,000। That's it. Here's the question which is completed. और ये जो टोटल है इसका यहाँ पे जगह नहीं थी, तो ये छोटा सा है। This is the same as this. That's how the question is done. Any doubt you may contact.